सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 5th आ जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं एक सिस्टमेटिक वे में। मींस मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा पूरा कंसेप्ट समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा उस कंसेप्ट से आपके किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और जो टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं आप उनको किस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला शीट भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। फिर साथ साथ मैं आपको उस टाइप ऑफ जो न्यूमेरिकल है उसके एग्जांपल्स सोल्व करके बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल्स किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करने हैं। और लास्टली मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप जो उस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो और आपको सभी टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करने आ जाए। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 5th हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी मैंने जो मतलब और जो चैप्टर्स हैं 4th 3rd चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, जो और भी स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर है उनकी वीडियोज मैंने पहले अपलोड कर दी है। और जो आगे आने वाले चैप्टर है 6th 7th ग्रेविटेशन, जो भी और चैप्टर है उनकी वीडियो कुछ दिन में भी अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड यस इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा चैप्टर 5th आ जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर नंबर हो सकता है आपकी बुक में अलग हो, जिनके पास ओल्ड बुक हो या फिर चेंज बुक हो गए, बट चैप्टर हमारा आ जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड दैट्स माय इंट्रोडक्शन, गौरव कुमार, ब्लू स्काई पीसीएम। चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास जो टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, टाइप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल आएंगे वो सिंपल आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। देखो आपको पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इन द साइंटिफिक लैंग्वेज हम बात करते हैं तो वर्क उसको बोलते हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर, जस्ट अ सेकेंड कुछ लगा है सर, हाँ, तो मतलब वर्क डन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हो और वो फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करने लग जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो तब आप बोलते हो कि आपका क्या किया गया है, मींस आपका वर्क हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका वर्क किया गया है वो जहाँ पर फोर्स लगी है वो बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। एक तो कांस्टेंट फोर्स मींस फिक्स लगी है 10 न्यूटन, 15 न्यूटन या 500 न्यूटन, जितनी भी आपकी फिक्स फोर्स लगी है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। एक फोर्स आपकी होती है जो वेरिएबल फोर्स होती है, जैसे आपने कुछ मतलब फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फिर बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी या फिर कम कर दी, उसको हम बेसिकली बोलते हैं अपना वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, उससे आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो किस तरीके से रहते हैं। देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, ये आपको पता है, W = F.S। F मतलब हमारा फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। हर एक चीज की जो यूनिट है वो जरूर याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा और ऐसी सारी चीजें भी समझाऊंगा कि आप जो यूनिट्स हैं उनको देखकर भी जो न्यूमेरिकल्स है वो काफी चीजें मतलब उसमें सोल्व आउट कर सकते हो। S मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारा जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो F.S और ये डॉट प्रोडक्ट है, ये किसके इक्वल होता है, हमारा वर्क डन के इक्वल होता है। और इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो Fs cos थीटा, जैसे डॉट प्रोडक्ट हमारा A.B cos थीटा होता है तो Fs cos थीटा हमारा आ जाएगा। और थीटा का मतलब है, थीटा जो हमारा फोर्स, जिस एंगल पर हमारी फोर्स लग रही है और जिस तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच का एंगल, इसको हम बोलते हैं थीटा की वैल्यू। और यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट h, मींस अगर किसी बॉडी को, फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये हमारे पास एक बॉडी थी और इसको मैं मतलब कि आगे ऐसे पुश कर रहा था, तो यहाँ पर मैं कुछ फोर्स लगा रहा था और ये बॉडी यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाती है, तो उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा F मतलब कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन = F.S के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसी बॉडी को मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी यहाँ पर रखी हुई थी, ग्राउंड लेवल है, और इसको मैं उठाकर किसी h हाइट पर लेके चला जाता हूँ, मींस यहाँ से लेकर मेरी जो हाइट है वो h है, तो अगर मैं इसको h हाइट पर लेके चला जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होगा W = mgh। इसमें से जो m है वो हमारा मास ऑफ द बॉडी है, जो ये बॉडी है हमारी, इसका जो भी मास होगा वो, g मतलब हमारी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो, और h मतलब मैं कितनी हाइट पर उसको लेके गया हूँ, ये आ जाता है मेरा वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। और साथ साथ यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन का भी फॉर्मूला आता है, जैसे इफ अ बॉडी मूव्स अपॉन अ प्लेन इंक्लाइन एट द थीटा एंगल विद अ कांस्टेंट स्पीड, वर्क डन = mg sin थीटा * s। मींस ये किस तरीके से होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन एरिया है और ये इंक्लाइन हमारे पास मतलब कि प्लेन हो गया, इसमें यहाँ पर ये कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा और यहाँ पर हमारे क्या है, एक ये बॉडी रखी हुई है और इसको मैंने आगे फोर्स लगाया और ये बॉडी मेरी यहाँ पर आ गई, तो उसने कुछ s डिस्टेंस ट्रेवल किया और मैंने यहाँ पर कुछ F फोर्स लगाई थी, तो यहाँ पर, और ये थीटा, मेरा थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आता है, तो मतलब मेरे को यहाँ पर बॉडी को पुश करने के लिए मेरे को कितनी फोर्स लगानी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो W = mg
साइन थीटा के इक्वल मेरा इंटू एस मेरा आएगा। ये तो बेसिकली क्या हो गया, ये तो एफ ही हो गया, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, एम जी एच मतलब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और ये मेरा क्या हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरी हो गई, और ये थीटा मेरा आ जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये आपके बेसिक से सिंपल फॉर्मूले आते हैं। और ये चीजें याद रखना, जो फोर्स का यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट आपकी मीटर होती है। और इसमें चीज आई हाँ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी यूनिट आपकी क्या होती है, आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी यूनिट होती है। और बाकी इसमें थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, और एस मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। बाकी आप ये चीज भी याद रख सकते हो, 1 जूल इज इक्वल टू, हाँ वर्क डन की तो यूनिट आपको बताई नहीं, वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमारा जो वर्क वैल्यू आती है वो जूल के इक्वल होता है, मतलब ये आ जाता है हमारा JOULE मतलब जूल, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम जे। और 1 जूल हमारा 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है, मतलब ये इसकी एक स्मॉलर यूनिट होती है। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। देखो मैं सभी टाइप के आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के, बट इतने भी बेसिक नहीं कराऊंगा जो कि आप मतलब कि 8th 9th क्लास 10th क्लास में करके आ चुके हो। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेस से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा एक लेवल जो 11th क्लास का लेवल है वो हम बना के रखेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे जहां पर आपको फोर्स की वैल्यू दे दी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, वो तो आप वैसे ही कर दोगे। मैं यहाँ पर आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि आपको मतलब करते टाइम लगेगी भी, यस आप 11th क्लास के न्यूमेरिकल कर रहे हो, और उसमें कुछ जो समझाने की चीजें वो मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है, एफ इज इक्वल टू, आपको फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू, आपको वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दी हुई है आई कैप प्लस का 5J प्लस का 7K, ये आपको मतलब कि फोर्स की वैल्यू दे दी। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट, और देखो यहाँ पर एक फोर्स लगी जो कि एफ की वैल्यू ये थी, और उसने एक बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, एस इज इक्वल टू 6I प्लस का 9K, उसने इतना डिस्प्लेस कर दिया। आपको यहाँ पर क्या बताना है, सिंपल वर्क बताना है, और उसने बताया कि फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में, मतलब दोनों चीजें ऐसा यूनिट में है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सिंपल चीज हमारी आ जाती है कि हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। अब आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है, जैसे इसको यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे वर्क किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू F डॉट S के इक्वल होता है, ठीक है। तो F डॉट S मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है वेक्टर का किस तरीके से होता है, जैसे हम लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट ये सब चीजें सीखनी है तो मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई है, उनमें आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या है, वो है आई कैप प्लस का 5J और प्लस का 7K, ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, एफ की। और इसमें डॉट आपका मतलब कि प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, प्रोडक्ट आपका हो रहा है एस के, एस कितना है 6I प्लस का 9K, और इसमें आपका क्या है मतलब कि जो एस डिस्प्लेसमेंट है उसमें आपका आई जे आपका नहीं है, तो जे को आप 0 मान के चल सकते हो, मीन्स उसका वाई डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो आई की मल्टीप्लाई है वो पहले इन दोनों से होगी, और फिर जो 5J की मल्टीप्लाई मीन्स 5J की मल्टीप्लाई वो फिर इन दोनों से होगी, फिर 7K की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। अब आपको पता है जो आई डॉट आई, यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, क्रॉस एक अलग चीज होती है, आई डॉट आई है वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, और जे डॉट जे होता है वो 1 के इक्वल होता है, और K डॉट K जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। बाकी इनमें से अगर मैं I और J ले लूँ, उसका डॉट प्रोडक्ट वो भी 0, मतलब I और K ले लूँ वो भी 0, J और K ले लूँ वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, I की अगर 6I से करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 6 प्लस का 5J की यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 का क्या आ जाएगा, 5 मेरा एज इट इज आ जाएगा, 5 0 यहाँ पर कुछ नहीं है ना, हाँ तो 5 0 तो इसकी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 7 की K से करूंगा तो 9 7 ये मेरा 63 आ जाएगा। तो 6 प्लस का 0 प्लस का 63, और ये मेरा क्या आ जाएगा 69 जूल मेरा वर्क आ जाएगा। तो इतना सिंपल सा ये हमारा न्यूमेरिकल आता है। और मतलब कि इसमें आपको ध्यान क्या रखना था, बस बेसिकली सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, और आपको जो वेक्टर्स हैं मतलब जो कैप वेक्टर्स हैं इनका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी मल्टीप्लाई सबकी सबके साथ होती है, बट हम सबकी सबके साथ करके इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हमें पता है कि आई के साथ 1 आएगा, अगर आई को जे के साथ करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर जो ये वाला आई है इसको मैंने इस 9K के साथ मल्टीप्लाई करके ना तो हमें शो करना है और ना ही हमें ऐसा स्कूल में या फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में भी करके नहीं दिखाना। इस तरीके से हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जैसे तो मैंने ये चीज आपको बता दी कि आई डॉट जे आपका क्या होता है, आपका 0 होता है। अब आपको बताना है जो आई क्रॉस जे है या फिर पहले आप बताओ आई क्रॉस आई आपका कितना होगा, मतलब कि मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बता दिया तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट में आपकी वैल्यू सेम अगर वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। और
ये चीज़ आप बताना, ये बताने के बाद फिर आप ये भी बताना, चलो पहले तो आप इतना ही बताओ, फिर वो नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा। बेसिकली मैं आपसे आगे की बात ये थी, जैसे आपका आई होता है और जे होता है और आपका के होता है, तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे और जे क्रॉस के करोगे और के क्रॉस आई करोगे तो आपका नंबर पॉजिटिव आए, मतलब कि जो फाइनल वैल्यू आएगी प्रोडक्ट करके वो पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है। जैसे एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आती है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आती है, मतलब किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो भी पहले कमेंट करेगा उसका जो मैं रिप्लाई होगा वो मैं यहाँ पर कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स एट द हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द अर्थ, मतलब कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ हम ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। तो एक क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड हो गया जो कि कितनी हाइट पर है, यहाँ पर हम कर देते हैं ये 1000, ठीक है जी, 1000 मीटर हाइट पर ये ऊपर आता है। ऑफ अर्थ ब्रस्ट एंड इनफ रेल फेल टू कवर द एरिया ऑफ 10⁻⁶, मतलब कि ये इसमें से बारिश पड़ती है और ये पूरा यहाँ पर, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये इतना जो एरिया है ये कितना आ जाता है, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर का एरिया आ जाता है। इतने में ये पानी भर देता है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी आती है, 2 सेंटीमीटर ये मेरी हाइट आती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आप मान लो ये मेरा एक टब हो गया एक तरीके से, और इतनी बारिश पड़ी कि ये जो पूरा टब है ये पूरा भर गया, ठीक है। हाउ मच वर्क वुड हैव बीन डन इन रेजिंग वाटर टू द हाइट ऑफ द क्लाउड्स, मतलब सिंपल ये बताना है कि जितना पानी, जितनी इसमें से बूंदे आई, मतलब जितनी इसमें से रेन नीचे गई तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, अगर उसी सारे पानी को मतलब वापस से ऊपर लेके जाना है तो कितना काम करना होगा। तो बड़ा सिंपल है भाई, अगर ऊपर लेके जाना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट पर ऊपर लेके जाऊंगा तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, W = mgh। तो मेरे को यहाँ पर m चाहिए, g चाहिए और h चाहिए। देखो g तो फिक्स होता है, g 9.8 होता है, h भी मेरा गिवन है, h कितना है 1000 मीटर, तो हाइट पता चल गई। अब मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, मास। अब क्या लेके जाना है ऊपर, मेरे को पानी लेके जाना है। अब ये पानी यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर मेरे को निकालना पड़ेगा कि जो वाटर का मास है वो कितना आता है। वो बड़ा सिंपल है, वाटर का मास निकाल लेते हैं। देखो मास निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पानी है कितना, मतलब कि बेसिकली उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मेरे को, मैं कुछ जो जैसे इसमें सॉल्यूशन है उसकी हेल्प से भी आपको बता देता हूँ। जो चीज़ समझाने की होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी मैंने साइड में सॉल्यूशन भी लगाए हुए, वो इसीलिए लगाए हुए ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर पाएँ, और कुछ चीज़ें अगर आप मतलब कि ऐसे समझ भी ना पाओ तो वो आधी चीज़ें देख के ही अपने आप से समझ में आ जाए। बाकी मेरे को पता है कि क्या आपको समझा के चलना है, क्या आपको बताना है और क्या आपको याद कराना है। सब चीज़ें आप चिंता जो करनी है वो मेरे पर छोड़ दो, बस आप यहाँ पर पढ़ते जाओ और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसको सॉल्व करते जाओ। तो देखो यहाँ पर आपको ग्रेविटी दी हुई है और डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको दी हुई है। एरिया आपका कितना हो गया, 10⁻⁶ हो गया, और डेप्थ आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सभी चीजें हमें ऐसा यूनिट में रखनी है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका किसके इक्वल होगा, जैसे वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, जो एरिया होता है इनटू डेप्थ। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस जो पूरा यहाँ पर कितना पानी फिल हुआ उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया, 2 × 10⁴ मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब आपको पता है कि डेंसिटी इसके इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो डेंसिटी हमें पता है, हमें वाटर की डेंसिटी पता है 1 होती है बेसिकली, और हमें वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम हमने अभी निकाला है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम मास निकाल लेंगे, जो कि किसके इक्वल आएगा, 2 × 10⁷। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, हमने मास निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब बेसिकली वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, W = mgh के इक्वल होता है। तो मास मेरा ये रहा, ग्रेविटी मेरी 9.8 होती है, और h हाइट पर कितना लेके जाना था। देखो उसने वैसे थोड़ा सा अलग मेथड से किया हुआ है, उसने पहले f की निकाला हुआ है और फिर उसने W निकाला। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना ज़्यादा भी, ये तो बिल्कुल मतलब कि जो बुक में होता है, बुकिश वाला सोल्यूशन वो है। इसमें वैसे जहाँ तक ये ठीक है वहाँ तक हम इसके वाला करेंगे, बाकी हम अब जो अपना मेथड है नेचुरली जो हम करते हैं वो हम सोल्व आउट करेंगे। तो W = मास कितना हो गया, मास आपका ये रहा, मास आपका ये रहा, और जी आपका 9.8, और हाइट आपकी कितनी है, वो 1000 आपकी आती है, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर दी गई थी, ये एच हाइट। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा सेम यही आएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप की जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर लोगे। इससे बाहर अलग कोई किसी भी टाइप के आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। जो वर्क और बेसिकली वर्क कांस्टेंट फोर्स से क्या वर्क होता है उसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है आपके ये प्रैक्टिस के लिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, और ये मतलब कि सभी इसी टाइप के क्वेश्चन है, और इससे बाहर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो टाइप सेकंड पर चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कांस्टेंट फोर्स से किस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं जो वेरिएबल फोर्स है उससे किस तरीके से आपका वर्क होता है।
तो ये भी बड़ा सिंपल है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट एस के इक्वल होता है। अगर हम बात करें वेरिएबल फोर्स की तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन वाली चीज हम यूज करते हैं। तो S1 से S2 मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो S1 डिस्टेंस से लेके S2 डिस्टेंस तक चली और उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डॉट प्रोडक्ट में एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। या फिर आप समीशन भी कर सकते हैं। वैसे सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, समीशन आई डॉट एस आई वाला भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व आता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वही हमें क्या बताता है, वही हमें वर्क डन की वैल्यू बताता है। बाकी हम जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे आपकी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। चलो देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से लेके बॉडी मूव करती है बी तक, ठीक है, मतलब फाइनल यहाँ तक जाती है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उस पर कुछ फोर्स लगता है, एंड वेरिंग इन द मैग्नीट्यूड एज शोवन इन फिगर 6.8। और 6.8 फिगर में जैसे ही आपको मतलब ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑब्टेन द वर्क डन, हमें वर्क डन बताना है कितना हुआ। देखो वर्क डन आपको पता है, अगर आपको ग्राफ दिया हो और वेरिएबल फोर्स हो, देखो यहाँ पर वेरिएबल लगी हुई है ना, फोर्स की वैल्यू ए पर कुछ और है, पी पर तो सेम ही है, क्यू पर अलग है, आर पर अलग है, और जो मेरी बी है इस पर जो मेरी फोर्स की वैल्यू है वो अलग आती है। इसका मतलब पूरी जर्नी में जो फोर्स की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, वेरिएबल फोर्स है। अब आपको पता है वेरिएबल फोर्स में अगर ग्राफ हो तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया होता है अंडर द कर्व वही मेरा क्या होता है, वही मेरा वर्क डन होता है। तो इसको सोल्व करते हैं सिंपल। तो देखो यहाँ से सबसे पहले आपका काम कहाँ हुआ, वर्क, अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो वर्क पहले ए से लेके पी तक, फिर मेरा क्या हुआ वर्क पी से लेके क्यू तक, फिर प्लस क्यू से लेके आर तक, और फिर प्लस वर्क आर से लेके बी तक, मतलब मेरे यहाँ पर 4 इस तरीके से काम हुए हैं। तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये आपका बेसिकली ट्रेपीजियम बन गया, और ये वाला आपका ट्रायंगल है, और ये आपका क्या है, ट्रायंगल आता है। तो सबसे पहले ए पी जो एरिया के अंडर है उसका मैं क्या लगा दूंगा, रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है जी। हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये मेरी हाइट है 2 से लेके 3, मतलब 1 मीटर, बेसिकली 1 यूनिट मेरी हाइट आती है, प्लस डब्ल्यू क्यू, मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरा क्या हो गया, डब्ल्यू से बी से के से लेके बी तक हो गया। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हो उसको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अगर यहाँ पर राइटिंग का हल्का सा इशू आ रहा है, वैसे मैं यहाँ पर मैंने जो टैब है वो फ्रंट में रख रखा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसका भी कुछ सॉल्यूशन देखता हूँ, यहाँ पर सामने से वेब कैम लगा के या कुछ ऐसे हो जाता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा साफ ही लिख पाऊँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो एरिया अंडर द ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी आपको प्लस करना है। अब सारा प्लस कर लेंगे। अब देखो ये जो लास्ट वाला एरिया है डब्ल्यू, मतलब लास्ट वाला एरिया आएगा आर से लेके बी तक, ये एक नेगेटिव पोर्शन में है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये सारी, ये आप क्या रखोगे, ये आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे और इन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बस सोल्व करना है, इन सबको सोल्व करने के बाद आपके पास जो टोटल वर्क है बाय द वेरिएबल फोर्स उसकी वैल्यू आ जाएगी। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस की साइड में मूव करता है, एक्स 0 से लेके वो डिस्प्लेसमेंट करता है 5 मीटर तक, मतलब उसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से 5 तक आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, और जो उसकी फोर्स की वैल्यू है वो इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है, 7 माइनस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर वैल्यू दी हुई है। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस वर्क में, इस मतलब प्रोसेस में हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, जो फोर्स की वैल्यू है वो वेरिएबल की फॉर्म में दी हुई है, इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या है, एक मतलब कि वो वेरिएबल फोर्स आती है। तो आपको पता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट S, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 से लेके x2 तक मेरी वैल्यू आ जाएगी, और x1 मेरा क्या है वो 0 है, और x2 मेरा कितना है वो मेरा 5 आता है। तो इसको भी सिंपली सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहीं से चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ अलग से है नहीं, x0 x5 मैंने क्या कर दिया, 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी, f डॉट dx आ गया। अब यहाँ पर मैंने पूरी क्या रख दी, f की वैल्यू रख दी। या तो आप 7 और जो 2x है और जो 3x स्क्वायर है उनको अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर साथ में ही इंटीग्रेट कर दो। जैसे 7 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 7 को अगर आप dx की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो 7x आ जाएगा, ऐसे 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2, और 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे मैं मतलब आपको और सिंपल वे में बताऊं तो 3x स्क्वायर है ना, तो 3 ये 2 आगे आ जाएगा और x की वैल्यू एक बढ़ जाएगी 2 से, मतलब कि 2 + 1 ये हो जाएगी 3 और नीचे आ जाएगा 3, इस 3 से ही 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x क्यूब। तो यहाँ पर
सिंपल 2 2 भी तो रहेगा, 2 मेरा कहाँ पर है, 2 नहीं लगाया क्या उन्होंने, 3 2 जा, जस्ट अ सेकेंड, ये था 3x² था ना, देखें, हाँ मेरा था 3x², इसको dx की फॉर्म में करेंगे तो 3 2 जा 6, डायरेक्ट 6 भी लिख दे देंगे अगर अपॉन 3 है, अपॉन 3 3 2 जा, तो यहाँ पर 2 आएगा, इनका 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं लगाया क्या, नीचे 3, हाँ मतलब वही, लेकिन ये 2 आ रहा है ना, रुको जस्ट सेकंड में देख लूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, या फिर ये फिर कुछ है, जैसे ये है 3x², ठीक है, तो 3 2 जा 3, x की वैल्यू 3, x 3 तो आगे है ही, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगा, ओ हाँ मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3 के अपॉन 3, और नीचे आ जाएगा 3, हाँ मतलब आगे आगे मैंने मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा में 3 3 कर दिया, वो नहीं, सिंपल डायरेक्ट मतलब वैल्यू आगे ही आती है, 2 2 2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब मैं उसको जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था। देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर छोटा सा मतलब कंफ्यूज आप भी हो गए। देखो 7 का तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, मतलब उसके पास x की वैल्यू 0 थी, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी तो वो 1 हो गया, और जैसे यहाँ पर 2x था तो 2, ये तो 2 एज इट इज़ रहा, और x की जगह क्या आ गया x², और नीचे आ गया जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, जैसे 3 एज इट इज़ रहा, x की पावर 2 थी तो पावर बढ़ गई, x3 आ गया, और नीचे क्या आ गया 3 आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया पूरा, मतलब मेरे पास इक्वेशन मतलब इंटीग्रेट सोल्व करके आ गया। अब बस मेरे को क्या करना है, सोल्व करना है, लिमिट लगानी है 0 से लेके 5 तक, तो यहाँ पर मैं सोल्व कर लूँगा। यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, पहले यहाँ पर सब जगह 5 5 रख दूंगा, फिर 0 रखूँगा तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 7 × 5 करेंगे 35 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और x की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 मतलब 125, और सिंपल सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 135, मतलब ये इतना मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। बाकी इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं हो ना, वो मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया था, ये चीज़ें आती है, हो जाता है। देखो कभी कभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं टाइम, क्योंकि थोड़ा समझाते भी हैं और फिर सोल्व कर देते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट को आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस के लिए, सिंपल बेसिक यही वाले आपके क्वेश्चन आएंगे। वेरिएबल फोर्सेज, दो फॉर्मूले आपके, एक तो आपका इंटीग्रेशन वाला सिंपल, वो आई वाला फॉर्मूला, वैसे इंटीग्रेशन वाला ये आप ज़्यादातर आप मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ करोगे, और जो आपका ग्राफ वाले क्वेश्चन है उनमें आप क्या लगा लोगे, उनमें बेसिकली आप एरिया अंडर द ग्राफ लगा लोगे। अब नेक्स्ट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपकी आ जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब होता है जब भी आप किसी बॉडी पर वर्क करोगे तो वहां पर जो एनर्जी है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जितना भी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है वही किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और फॉर्मूला आप अपना ये वाला यूज करोगे। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, हाफ mv² आपकी होती है, और काइनेटिक एक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है तो उसकी यूनिट आपकी जूल होती है, और वर्क डन की यूनिट भी आपकी जूल होती है। बाकी ये चीज भी आप याद रख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.60 × 10⁻⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। आगे कन्वर्जन्स में ये हमें काफी यूज आएगा। अब इससे आपके काफी अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते भी हैं, और एग्जामिनेशन में इससे अच्छे न्यूमेरिकल आते भी हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन आपका आता है, अ टॉय रॉकेट ऑफ, यहाँ पर आ जाता है, अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 kg हैज़ अ स्मॉल फ्यूल ऑफ मास 0.2 kg। मतलब उसने ऐसा बोला है कि मेरे पास क्या है, एक टॉय रॉकेट आ जाता है, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास एक रॉकेट है जिसका जो मास है वो कितना है, 0.1 उसका मास आता है, और जो उसमें फ्यूल है, मतलब इसके अंदर जो फ्यूल है उसका मास कितना है, 0.02 kg इसमें का फ्यूल आता है। मतलब टोटल अगर प्लस कर लोगे तो आपके पास 0.12 kg आपका इसका टोटल मास हो जाएगा। विच इज बर्न इन आउट इन 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में ये क्या हो गया, पूरा बर्न आउट हो गया, मतलब 3 सेकंड में सारा फ्यूल जल गया। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक पे रखा होता है। इट गेट स्पीड ऑफ, मतलब कि ऊपर जाता है, और ये कितनी स्पीड, मतलब कि इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इसकी इतनी स्पीड हो जाती है। आफ्टर फ्यूल इज बर्न आउट, मतलब जब पूरा जो फ्यूल है, मतलब पूरा फ्यूल हमारे पास कितना था, 0.02 kg हमारे पास इतना टोटल फ्यूल था। जब ये सारा जल जाता है तो उस टाइम पर जो उसकी स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड थी। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, मतलब मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली मेरे को थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब बेसिकली फोर्स ही होता है। बस जब आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल है, फ्यूल की फ्लेम बिल्कुल ग्राउंड पर परपेंडिकुलरली लगेंगे, तो उसको हम बेसिकली थ्रस्ट बोल देते
तो एक तो मेरे को क्या निकालना है, थ्रस्ट निकालना है, और दूसरे मेरे को क्या निकालनी है, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। मतलब मेरे को बताने की यहाँ पर जो फ्यूल है और जो मेरी एनर्जी कितनी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है पर यूनिट मास, कितना मास, जैसे टोटल मास ये था तो टोटल मास पर मेरी टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है। और इग्नोर द स्मॉल वेरिएशन इन द रॉकेट ड्यूरिंग फ्यूल बर्निंग, और फ्यूल जो छोटी मोटी मतलब कि वेरिएशन हुए उनको नहीं इग्नोर करना है। बेसिकली रॉकेट जो प्रोपल्शन का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। बाकी मैंने इसका जो पूरा डेरिवेशन है और जो पूरा मैंने थ्योरी में समझा रखा है वो मैंने सेपरेट वीडियोस में बता रखा है, वो आप वहां से देख सकते हो। चलो सबसे पहले थ्रस्ट निकालना है। देखो थ्रस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी। थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है F इक्वल टू m में, मतलब आपको मास और क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। देखो मास तो आपको पता है, मास रॉकेट का कितना है, वो 0.1 है। एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, v माइनस का u बाय टी, और v कितना है, v फाइनल वेलोसिटी 20 और इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम कितना लगा, टाइम आपका लगा था 3 सेकंड। इसको हम बेसिकली सोल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आपका सोल्व हो रखा है 2/3 न्यूटन मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और बेसिकली यही आपका क्या आता है, यही आपकी थ्रस्ट आती है। अब हमें बात करनी थी, उसने बोला था एनर्जी कंटेंट पर यूनिट, मतलब उसकी कितनी एनर्जी उसने मतलब कि यहाँ पर गेन की है। अब देखो रॉकेट पहले मतलब रेस्ट पोजीशन में था, वो एक मोशन में चला गया, तो जब बॉडी मोशन में जाएगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होती है। हाफ एज इट इज लिख देंगे। मास कितना है, मास रॉकेट का मास है 0.1, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड आती है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 20 जूल। अब उसने बोला था व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, पर यूनिट मास निकालनी है। तो देखो टोटल एनर्जी कितनी है, वो 20 जूल है। टोटल मास जो फ्यूल का है वो कितना आता है, 0.02, तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे, मेरे पास पर यूनिट मास की क्या आ जाएगी, एनर्जी कंटेंट आ जाएगा। तो उसको सोल्व कर लेंगे, जो कि वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, देखो ये मेरे पास जूल में दिया हुआ था और ये मेरे पास केजी में दिया हुआ, तो उसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 जूल पर किलोग्राम, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे पॉइंट हटा के यहाँ पर ऊपर 2 0 लगाएंगे तो 2 से 2 जाएगा तो 1000 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सिंपली आपको सोल्व करने हैं। रॉकेट प्रोपल्शन के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी मतलब इसी तरीके से सोल्व होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आता। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, टू आइडेंटिकल 5 kg ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड, मतलब दो अभी देख लेंगे, दोनों एक साइड में है, 2 ब्लॉक कोलाइड्स स्टिक टुगेदर। हाँ मतलब एक ब्लॉक मेरा ये आता है, ठीक है, और एक ब्लॉक मेरा ये आता है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों का जो वेट है वो 5 kg और दोनों का मतलब मास है वो 5 kg आता है, और 2 मीटर पर सेकेंड और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है टुवर्ड्स ईच अदर अलोंग अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। द 2 ब्लॉक्स कोलाइड्स स्टिक टुगेदर एंड कम टू रेस्ट, मतलब ये दोनों आपस में टकराते हैं और क्या हो जाते हैं, दोनों की बॉडी रेस्ट में चली जाती है। कंसिडर 2 ब्लॉक एज अ सिस्टम, हमें इसको एक सिस्टम मान लेना है जैसे कोलिजन में होता है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द, एक तो एक्सटर्नल फोर्स से हमें वर्क निकालना है और इंटरनल फोर्स से कितना वर्क हुआ वो हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो दोनों बॉडी है, अब वो क्या कर रही है, अलोंग अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही है, ठीक है, मतलब वो मतलब कि एक फिक्स स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उनका जो मास है 5 kg, वो ऐसे मूव कर रही है। उन पर पीछे से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। मीन्स अगर हम क्वेश्चन में आता कि यहाँ से 5 न्यूटन आपको कोई फोर्स लग रहा है, उसने उसको पुश किया, तो यहाँ पर बाहर से कोई वर्क होता। अब यहाँ से बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, बस उनको मतलब कि फ्रीली छोड़ दिया है बॉडी को और वो आपस में टकरा रही है, तो यहाँ से बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस वजह से यहाँ पर एक्सटर्नली भी कोई वर्क नहीं हो रहा। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारी कितनी है, वो हमारी 0 आ जाती है। जैसे हम यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो एक्सटर्नल वर्क है वो भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट आ जाता है। अब हमें निकालनी है इंटरनल फोर्सेज। अब दोनों बॉडी में इंटरनल फोर्सेज लगेंगी, कैसे, देखो दोनों बॉडी मूव कर रही है तो दोनों बॉडी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब दोनों बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों बॉडी टकराई और रेस्ट में आ गई, तो जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज में स्टोर हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर, मतलब कि कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर मतलब कि कन्वर्जन का काम हुआ, इसका मतलब कुछ वर्क हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू निकालें गे। तो यहाँ पर आ जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल काम होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो पहले मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मैं निकाल लूंगा वैल्यू, K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ तो एज इट इज रहेगा, मास मेरा 5 kg और v मतलब वेलोसिटी है 2 × 2, 2 ये कट जाएगा, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, मेरे पास 10 जूल मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस क्या करनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू माइनस करनी है।
और जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, जो एक्सटर्नल वर्क है और जो इंटरनल वर्क आता है। हमें पता है एक्सटर्नल वर्क तो मेरा 0 है, इंटरनल वर्क निकालना है मेरे को क्योंकि उसने इंटरनल वर्क की वैल्यू पूछी है, तो यही हम निकाल दें। अब देखो हम कर रहे हैं बात फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब उसने बोला था दोनों बॉडी चलते आ रही थी और ऐसे टकराई और मतलब कि ऐसे क्या हो गई, रेस्ट में हो गई। तो जब बॉडी रेस्ट में चली जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v = 0 हो जाएगी। उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की वो 10 जूल इस बॉडी की थी और 10 जूल इस बॉडी की थी। तो टोटल मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 जूल। तो यहाँ पर मैं सिंपल 20 जूल में ये सोल्व आउट कर दूंगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क जो वर्क डन हुआ है इंटरनली मतलब वो किसके इक्वल हुआ है, 20 जूल के इक्वल हुआ है। और यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन का बेसिकली सिंपल मतलब आता है क्योंकि दोनों बॉडी मोशन इस साइड कर रही थी और वो जब टकरा गई तो टकरा के वो वापस मतलब उनकी जो फोर्स लगेगी इस जो इधर से आ रही थी बॉडी उस पर बैक साइड लगेगी और जो इस साइड से आ रही थी बॉडी उस पर इस बैक साइड लगेगी। इस वजह से यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है। चलो एक और क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सारे सोल्व करके आपको दिखा सकता था बट यहाँ पर टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। जो क्वेश्चन में समझाने की चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा भी है और मतलब समझने वाला है तो उसको मैं करके आपको बताता हूँ। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 300%, मीन्स एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दी। फॉर एग्जाम्पल उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं K1। अब जो काइनेटिक एनर्जी हो गई मतलब कि ये K1 थी, मतलब जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी वो K1 थी और जो K2 हो गई मतलब कि जो नई काइनेटिक एनर्जी आ गई वो 300% बढ़ गई। अब 300% बढ़ने का मतलब क्या, आप ऐसे निकाल सकते हो 300% मतलब 3/100 इंटू K, ये क्या आ जाएगा 3K। तो 3K वो बढ़ गई, तो पहले कितनी थी वो K थी और 3K और बढ़ गई तो मतलब वो कितनी हो गई 4K1 मेरी वैल्यू हो गई। ये बात समझ में आई। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी, अब मतलब कि पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी ये थी और अब आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। उसने पूछा व्हाट % विल बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज, मतलब लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो आपको एक रिलेशन पता होगा P = √2mk। ये रिलेशन कहाँ से आया ये भी आप देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² के इक्वल। अगर मैं इसमें नीचे भी मास की मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी मास की मल्टीप्लाई कर दूं तो मास का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है m × v किसके इक्वल होता है, p के वैल्यू के इक्वल होता है। m² v² है तो p² के इक्वल हो जाएगा और 1/2 एज इट इज, और नीचे मेरे पास ये m एज इट इज रहेगा और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल आता है। ये 2m उधर भेज दूंगा तो 2mk हो जाएगा = p², और p किसके इक्वल आ गया √2mk के इक्वल मेरा आ गया। ये इस तरीके से सोल्व करके वैल्यू आती है। अब यहाँ पर उसने बोला व्हाट % विल बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज, लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो हम पहले वाला केस ले लेते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, K1 थी, तो ये मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये P1 था, अब मैं देखता हूँ P2 कितना हो जाएगा, P2 = √2m। K2 की वैल्यू कितनी है वो 4K है, ठीक है 4K1। इसको सोल्व कर लेते हैं तो P2 = 4 किसका रूट है 2 का, तो मतलब कि 2 का स्क्वायर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा √2 अपॉन आ जाएगा 2mk1, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब उसने बोला था व्हाट विल बी द बाय व्हाट % विल द लीनियर, अब कितना इंक्रीज हो गया मेरा, डबल हो गया ना, उससे डबल हो गया तो पूरा 100% ही क्या हो गया इंक्रीज हो गया। मतलब कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, ये भी मैं लिख सकता हूँ कि P2, ये P2 है, P2 माइनस का P1 अपॉन P1 × 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो P2 में से P1 माइनस करेंगे 2 में से 1 जाएगा। अब यहाँ पर हम लग देंगे डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा 100% मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया 100% कैसे हुआ। जैसे P2 की वैल्यू तो मेरे पास ये आती है और P1 की वैल्यू मेरे पास ये आती है। रूट में से रूट माइनस करेंगे, 2 में से यहाँ पर ये वाले 2 में से ये वाला 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 × 100 100% मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो 100% इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो CUT एग्जाम में, मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लाइक JEE नीट, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से आप शॉर्ट में इनको सोल्व करोगे। चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इनको बेसिकली आपको सोल्व करना है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 4 न्यूमेरिकल्स पर। टाइप 4 न्यूमेरिकल्स हमारे आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मींस हम अब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपकी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जो एनर्जी वो ड्यू टू इट्स शेप
साइज एंड पोजीशन से पोजेस करे, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो आपकी एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, मींस जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को सम करके हमेशा जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। उसी के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो mgh के इक्वल होती है। ये बेसिकली हमारा वर्क डन के इक्वल भी होता है। फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपकी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, मीन्स एक लूप में लग रही है, इस तरीके से आपकी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां पर जो एफ की वैल्यू होगी वो माइनस का du/dx के इक्वल होगी। मीन्स du/dx मतलब आपके जो एनर्जी है और जो आप बेसिकली फोर्स लगा रहे हो कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपकी x, वो हमेशा किसके इक्वल होगी, वो हमेशा माइनस du के इक्वल होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f.dx आपका किसके इक्वल होगा, माइनस का du के इक्वल होगा, ये भी आप लिख सकते हो। और ऐसे ही यहाँ पर जो आपका चेंज इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, वो आपका फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो वर्क डन के इक्वल आपकी होगी। और इसको आप एज अ मतलब वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, वेरिएबल फोर्स की तरह, कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस द इंटीग्रेशन f.dx के इक्वल होता है, जिसमें जो यूनिट लिमिट है वो x1 से लेके x फाइनल मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से यहाँ तक उसकी जो मूवमेंट हुई है वो आपकी वैल्यू आती है। बाकी आपको ये पता है जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों प्लस करके सेम कांस्टेंट ही आती है। और जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है सबकी यूनिट जूल होती है। और यहाँ पर और कुछ आया और कुछ तो मतलब फोर्स आया, तो फोर्स की तो आपको पता है यूनिट न्यूटन हमारी होती है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। देखो वहाँ पर क्वेश्चन हमारा आता है, जस्ट अ सेकेंड इसको सेट कर ले। हाँ, क्वेश्चन हमारा आता है, अ व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल क्लाइम्स अपॉन द हिल ऑफ 200 मीटर हाई। मीन्स एक मतलब कि हिल है जो कि 200 मीटर हाई है, और मतलब कि एक व्हीकल जो जिसका मास इतना है वो उसको कुछ सामान लेके ऊपर जाता है। इट देन मूव्स ऑन अ लेवल रोड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो जब लेवल रोड, मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका हिल हो गया, ठीक है। और हिल पे जाने के बाद जो एक सीधी रोड आती है, तो पहले जो आपका मतलब कि ट्रक था वो ऐसे चला और फिर आपका ये ट्रक इस तरीके से आया, तो यहाँ पर उसने कुछ मतलब फोर्स लगाया और यहाँ पर उसका कुछ फोर्स चलता रहा, और जो उसका वेट है वो 15 क्विंटल आता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इट एंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। मीन्स जब ये टॉप ऑफ द हिल्स मतलब यहाँ पर पहुंच गया, तो उस टाइम पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो बतानी है, और जो उसकी टोटल एनर्जी है वो भी हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी बतानी है। देखो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, वो mgh के इक्वल होती है। मास कितना है 15 क्विंटल। 15 क्विंटल को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप बेसिकली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो क्विंटल है मतलब क्योंकि एक क्विंटल में आपके 100 केजी होते हैं, तो 1500 यहाँ आपका मास आ जाएगा। ग्रेविटी कितनी है 9.8 आपकी आती है। अब हाइट आपका कितना हाइट वो चला गया 200 मीटर हाई वो चला गया, तो 200 मीटर। इस सब की मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.94 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो आ जाएगी। अब ये सिंपल आपकी वैल्यू आ जाती है। अब देखो एक बॉडी के अंदर मतलब जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था ऊपर तक, उसने इतनी एनर्जी क्या कर ली, स्टोर अपने अंदर कर ली। उसके बाद वो एक प्लेन रोड पर चल रहा है, और प्लेन रोड पर चलेगा तो उसमें क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो होगी, साथ साथ में क्या भी चीज डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होगी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, k = ½ mv² के इक्वल होती है। तो हाफ तो हाफ ही रहेगा, और इसमें जो मास है मास भी सेम है 1500। वेलोसिटी उसने बताई कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड मेरी वैल्यू थी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15 से 15, ये आ जाएगा 15 या 225 और 00। इसको मैं अगर नॉर्मल सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 ही था ना, हाँ बस, और तो कुछ था नहीं। यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है क्या, ओ सॉरी v² होता है ना, तो 30 की मल्टीप्लाई एक बार और होगी, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। और सोल्व कर लेते हैं इसको, 15 से काट देते हैं, 15 × 225 और इंटू 30 इंटू ये 20 है तो 100 लगा देंगे। इसकी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास ये क्या होगी, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ही क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद मेरे पास जो टोटल उसने एनर्जी पूछा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी गेन, वो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको सिंपल न्यूमेरिकल, ये इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी वाले न्यूमेरिकल है वो सोल्व करने हैं। दो ही आपके यहाँ पर
फॉर्मूले आते हैं, एक तो U इक्वल टू mgh आता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को सम करके आपका टोटल एनर्जी आएगी। चलो आगे सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आता है अ बॉल बाउंसिंग टू 80%, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ बॉल बाउंसिंग टू 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, मीन्स कुछ इस तरीके से एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल आती है, अगर मैं इसको नीचे मतलब ग्राउंड पर फेंकता हूँ, ये ग्राउंड पर जाती है और मतलब जैसे ये टकराएगी तो बाउंस मतलब कि ऊपर वापस जाएगी, बट ये ऊपर जो वापस जाती है बस अपनी 80%, मतलब कि जहाँ तक ये मतलब टोटल हाइट थे उसके 80% ही ऊपर तक जाती है, क्योंकि कुछ एनर्जी जब वो ग्राउंड पर स्टिक करेगी वो एनर्जी को लूज कर देगी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच बाउंस, मतलब हर एक बाउंस में वो 80% तक ही जा पा रही है। अब नेक्स्ट जो बाउंस होगा वो बॉल यहाँ तक जा पाएगी, फिर जो नेक्स्ट बाउंस होगा वो बॉल यहाँ तक ही जा पाएगी। तो हर एक आप राउंड में देखोगे कि जो हाइट है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट, हर एक बाउंस में कितनी मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट हो रही है, और वेयर डज दिस एनर्जी गो, और ये एनर्जी कहां पर जा रही है। तो देखो सिंपल, कितनी एनर्जी मतलब उसके पास बच जाती है, 0 मतलब कि 80% उसके पास एनर्जी बच जाती है। तो अगर टोटल एनर्जी उसके पास अगर 100 होगी तो मतलब कि 80 एनर्जी उसके पास वापस रह जाती है, और 20 एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर हम लेट करके भी चलेगी, टोटल एनर्जी उसके पास 100 जूल थी, तो उसके पास अब रह कितनी जाएगी, रह 80 जाएगी, और खत्म कितनी होगी, 20 आपकी होगी। और अगर हम इसको मतलब कि नॉर्मल बिना लेट करे 1 के रेस्पेक्ट में लेके चले, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर फर्स्ट बाउंस में कितनी हो जाएगी, mg, और हाइट का कितनी बच जाती है, वो 80% रह जाती है, तो आपका आ जाएगा 0.80 mgh, वही आपकी 80 आपकी एनर्जी बच जाएगी। और लूज कितनी हो गई, लूज आपकी 20, मतलब कि हर बार गायब हो जाती है, हर बार मतलब कि खत्म हो जाती है, तो 0.20 mgh आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हर बार कम हो रही है। अब उसने पूछा था कि कितनी आपकी टोटल लॉस हो रही है, तो जो जितना लॉस हो रहा है 0.20 mgh, इतनी आपकी लॉस हो रही थी, अपॉन जितनी आपकी टोटल एनर्जी थी, तो बॉडी में टोटल एनर्जी कितनी थी, वो mgh थी, तो वो वैल्यू नीचे रख देंगे, इनटू आप क्या कर दोगे, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर दोगे। उसने पूछा है, उसने सिर्फ फ्रैक्शन पूछी है, तो 100 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी, तो यहाँ पर mgh से mgh कट जाएगा, और 0 पॉइंट आपका 20 आ जाएगा। उसको अगर सोल्व करेंगे तो 20/100 यानी 1/4, मतलब कि 1/4 आपकी क्या आ जाएगी बेसिकली, फ्रैक्शन 1/5, सॉरी मुझे लगा 1/5 क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी, इतनी आपकी मैकेनिकल एनर्जी बच जाएगी, मतलब 5 में से सिर्फ 1 मैकेनिकल एनर्जी आपकी लॉस हो रही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। उसने पूछा वेयर डज दिस एनर्जी को, ये एनर्जी जा कहाँ रही है, तो हीट एनर्जी और जो साउंड एनर्जी, मतलब जो टप 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 ऐसे करके आवाज आएगी, उसमें कन्वर्ट हो रही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है अ बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम द हाइट ऑफ h 10 मीटर विद इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u, मतलब एक बॉल है, मतलब कि वो ऊपर से और नीचे की तरफ, बॉल अच्छे से बनाएंगे, चलो एक बॉल है जो कि ऊपर से नीचे ऐसे गिर रही है, ठीक है जी। 10 मीटर की हाइट है, 10 मीटर की हाइट है, और इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी उसकी क्या है, वो u आती है, ठीक है। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर टकराती है, और लूजेज इट्स 50% ऑफ एनर्जी, और जैसे उसका कोलिजन होता है ग्राउंड में 50% जो एनर्जी है वो उसकी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। देन राइज बैक टू द सेम हाइट, और वो वापस से सेम हाइट तक ही क्या करती है, बाउंस बैक करती है। यहाँ से लेके, अरे सीधी क्यों नहीं बन रहा, ऐसे यहाँ थोड़ा रुको, जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसे जाती है और ऐसा सीधा, मतलब वापस में, मतलब नीचे ऐसे टप टप करके वो वापस से उसी हाइट पर क्या हो जाती है, मतलब 10 मीटर हाइट तक ऊपर पहुंच जाती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब ये मेरे को क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल आ जाता है। अब इसको अगर हम चेकआउट करें तो देखो बॉल का जो मास है वो हम m मान लेते हैं, और जो उसकी टोटल हाइट है इनिशियल वो h हाइट तक, मतलब कि h हाइट से ऊपर फेंकी गई, तो उसमें वहाँ पर जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, उसमें अगर वो बॉडी पहले से ही ग्राउंड से ऊपर है तो उसमें हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और साथ साथ वो कुछ u वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो उसमें साथ साथ हमारी क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होगी, हाफ mu², और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी mgh आपकी होगी। ये आपकी क्या आ गई, टोटल एनर्जी मेरी होगी। अब उसने बोला एनर्जी आफ्टर कोलिजन, मतलब कि जो बॉडी नीचे टकरा जाती है तो जो 50% ऑफ एनर्जी थी वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो इसका क्या निकाल देंगे, बेसिकली इसका 50% आप निकाल लोगे। इसका जो भी 50% आएगा, जैसे हम यहाँ पर इसका क्या निकाल रहे हैं, 50% निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल आएगा, वो वापस से टोटल एनर्जी के इक्वल
आएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसका 50% निकालूंगा, 50% का मतलब क्या होता है 1/2 फ्रैक्शन में, जैसे 50/100 आएगा तो 51 से 52 था, तो 1/2 इंटू ये मेरा सेम एज इट इज़ आया यहाँ पर, ये वाली चीज़ मतलब जो टोटल एनर्जी थी ये मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर चीज़ आती है एज द बॉल रिबाउंड्स टू हाइट h, मतलब कि वो वापस से h हाइट पर चली जाती है, तो वहाँ पर उसकी टोटल जो एनर्जी है वो कितनी होगी। अब देखो अगर एक बॉडी ग्राउंड से ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक h हाइट तक जाती है, तो इस पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो उसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। अब यहाँ पर जब कोई बॉडी टॉप हाइट तक चली गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई, जीरो हो गई, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास होगी नहीं, सिर्फ इसके पास क्या होगी, इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होगी, वो mgh के इक्वल आपकी होगी। तो सिंपल वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब 50% ऑफ टोटल एनर्जी थी, वो किसके इक्वल रख देते हैं, हम अपना mgh के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ हमारी mgh बचेगी। अब इसको हमें क्या करना, सिंपल सोल्व करना है। अब ये 1/2 इधर हम लेके आ जाएंगे, mgh के साथ 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 1/4 mu² इज इक्वल टू हाफ mgh। इस m से मेरा m ये कट जाएगा और 2 से 2 मेरा ये कट जाएगा। यहाँ पर मेरे को u की वैल्यू निकालनी है, u किसके इक्वल आ जाएगा, √2gh के इक्वल आ जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, g 9.8 रख देंगे और h की वैल्यू मेरे को दी हुई थी 10 मीटर, तो वैल्यू रखने के बाद जो u की वैल्यू है वो 14 मीटर पर सेकेंड वैल्यू मेरी आ जाएगी। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका वही यूज हो रहा है, और उसके कंसेप्ट में आपको टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही आपको यूज करके चलना है। ये आपके प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे चलते हैं, टाइप 5 जो न्यूमेरिकल आते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन तो इस तरीके का देखने को ही मिलेगा। चलो जी, यहां पर आता है देखो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ किसके इक्वल होता है, माइनस का के एक्स के इक्वल होता है। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे या फिर उसको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो उस पर आप जितनी भी फोर्स लगाओगे उतना ही उसमें क्या हो जाती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। मतलब जितना भी आपने एक्स उसको मतलब कि एक्सपेंड किया या फिर एक्स मीटर या सेंटीमीटर, मतलब एक्स जो भी डिस्प्लेसमेंट है उतना आपने क्या किया, उसको कंप्रेस किया, तो उतनी उसमें क्या हो जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं के बेसिकली हमारी एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो के का मतलब हो गया हमारा बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं और फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आपका क्या आएगा, जो एफ होता है वो माइनस का के एक्स के इक्वल होता है। के की वैल्यू फिक्स होती है जो भी स्प्रिंग होता है उसके पर्टिकुलर के लिए। फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स। और यहाँ पर एक और चीज ये ज्यादा याद रखना, वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग स्ट्रेच थ्रू द डिस्टेंस एक्स। मतलब किसी भी स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा और एक्स डिस्टेंस तक मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो वहां पर जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आपकी होगी। ये जस्ट लाइक आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल बॉडी में होती है उसी तरीके से स्प्रिंग में भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। अब इसको यूज किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी फोर्स की यूनिट आपको न्यूटन यूज करनी है, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में, पोटेंशियल एनर्जी और जो आपकी किसी भी तरह की एनर्जी है वो तो आपको पता है जूल में ही होती है, और जो फोर्स कांस्टेंट है के उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर आपकी यूनिट होती है। चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उससे हमें वैल्यू पता चलेगी। उसने बोला जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन आ जाता है, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ द मूविंग कार्स विद द माउंटेड स्प्रिंग्स ऑन डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। कंसिडर अ टिपिकल सिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखो क्वेश्चन किस तरीके से, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ इसको हटाओ और एक सेकंड इसको भी यहाँ से रिमूव कर दो। हाँ देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका आता है, मतलब कि मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार के एक्सीडेंट्स को स्टडी करने के लिए उसने एक मतलब कि एक चीज़ बनाई है, उसमें उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर क्या लगा दिया है, जैसे कि यहाँ से एक कार है, ठीक है, ये एक कार होगी बेसिकली,
या तो इसके आगे स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है जी, ऐसा भी आप कर सकते हो, यहाँ पर आगे एक स्प्रिंग लगा दिया, या फिर इसको केस हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया, इतना ही सेम जो स्प्रिंग है, और यहाँ से एक कार आ रही है और ये क्या कार करती है, इस पर जाकर कोलाइड करती है। तो उसने देखा कि यहाँ पर जो व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब ये जो स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरीके से मेरा स्प्रिंग हो गया और यहाँ से ये कार आ रही है, ठीक है जी, ये कार आ रही है, ऐसे कार ऐसे आई, इस पर टकराएगी, तो ये स्प्रिंग क्या है, थोड़ा मतलब कि कंप्रेस हो जाएगा। तो कितना मैक्सिमम ये कंप्रेस होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये हमारा मतलब कि इसकी वैल्यू सिंपल हम यहाँ पर निकालेंगे। तो होप करता हूँ आपको मतलब कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से, जैसे ये कार है, कार के आगे स्प्रिंग लगा दिया, जैसे जस्ट लाइक एयर बैग, तो ऐसे मतलब कंप्रेस होगा, तो वो मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा वो हमें बताना है। अगर कार की जो आपको मतलब स्पीड और आपका वेट दे दिया ये, तो इस तरीके से होगा। चलो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, जो बेसिक वैल्यू है वो लिख लेते हैं। जैसे मास कार का 1000 kg है और जो के मतलब कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, जो स्प्रिंग लगा हुआ है या तो कार के आगे लगा हुआ होगा, या फिर आप यहाँ पर मान सकते हो यहाँ पर लगा, क्योंकि दोनों केसेस में सेम ही आपकी चीजें सोल्व आउट होने वाली है। अब यहाँ पर वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर सिंपल पॉइंट क्या आता है कि आप यहाँ पर आपको कहना व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब कि जो आपका स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। अब उसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मतलब बेसिकली उसमें जितना ज़्यादा वो खींचेगा, मतलब टोटल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही आपकी यूज़ होगी, जब भी तो उसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन है तभी तो वो होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो आपका वर्क डन ऑन स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग स्ट्रेच थ्रू द डिस्टेंस एक्स यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आपकी वैल्यू आती है। मतलब जितना भी आपका जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होता है, उतनी उसमें क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हम मान लेते हैं जो एक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम स्टोर होगी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्प्रिंग में, ध्यान देना मेरी बात पर, जो स्प्रिंग है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के लिए उस पर मतलब बहुत तेज, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी मैक्सिमम वहाँ पर होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तभी तो आपका क्या होगा, मतलब कि जो स्प्रिंग है वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। देखो मैं इसको थोड़ा फिगर से भी समझा देता हूँ। फिगर कुछ इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये गाड़ी थी, ठीक है, यहाँ पर ये टकराएगी जाके, तो टकराने के बाद मतलब कि ये जो स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल ये इतना कंप्रेस हो जाता है, ये एक्स तक कंप्रेस हो जाता है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मेरी हाफ के एक्स स्क्वायर मेरी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी इस गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से तो आएगी, मतलब हाफ mv स्क्वायर से ही तो आएगी। तो अगर ये मैक्सिमम होगी तभी तो मेरा क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब जो कंप्रेशन है वो भी मैक्सिमम होगा। ये बात होप करता हूं आपकी समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी आती है। ऐसे अगर हम इसको मतलब कि लिखे हुए पोर्शन में देखें तो फॉर द मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सएम, मतलब हमने मैक्सिमम कंप्रेशन ले लिया, द काइनेटिक एनर्जी इज कार, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जानी चाहिए, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो जानी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, तभी जो है मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो वही हम लिख देते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। गेन कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी करी होगी, टोटल खत्म करनी है हमें काइनेटिक एनर्जी, वो होगी हाफ mv स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 2 मीटर, मतलब कि जो स्प्रिंग है वो 2 मीटर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज, मास की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू और के की वैल्यू आपको दी हुई थी, सिंपल यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल में रखनी है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में, यहां से आपको पक्का देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, द स्प्रिंग शोन इन द फिगर, आपको फिगर में एक स्प्रिंग दिखा रखा है, हैज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 24 न्यूटन, मतलब यहां पर आपको के की वैल्यू दे दी, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग, मतलब इस स्प्रिंग से एक मास, मतलब एक बॉक्स अटैच कर रखा है जिसका मास 4 kg आता है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 आपकी हो गई। ये चीज आप लिखते जाना, मतलब जो न्यूमेरिकल सोल्व करना है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है, न्यूमेरिकल को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और साथ साथ जो मैथमेटिकल चीजें हैं जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, जो भी आपका न्यूमेरिकल चीजें हैं उनको लिखते जाओ। एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, ठीक है, स्प्रिंग स्टार्टिंग में अनस्ट्रेच्ड था और मतलब कि बॉडी भी रेस्ट में थी। द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्प्रिंगलेस है, ठीक है, नॉर्मल बात है। इफ द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मींस इस बॉडी पर क्या लगती है, 10 न्यूटन की फोर्स लगती है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज बीन मूव्ड थ्रू द डिस्टेंस,
डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। अगर इस बॉक्स को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, मतलब कि इसका डिस्टेंस जो हो गया वो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 जो मीटर है मैंने मूव कर दिया, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी वो मेरे को बतानी। देखो अगर ये ब्लॉक जो ब्लॉक था ये सिर्फ एक जगह पर रखा हुआ था तो इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा तो उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और जब ये मतलब कि चलेगा तो यहाँ पर स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। अब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग मतलब कि खींच रहा है तो मतलब उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है तो उसका मतलब उसमें क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी सेव हो रही है। अब जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सेम ऐसे ही आपकी जो स्प्रिंग है उसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। उसी को हम चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर आ जाता है जो के मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना आता है, 24 न्यूटन मीटर पर मीटर आपका आ जाता है। मास कितना है, मास ऑफ द ब्लॉक आपका 4 kg आ जाता है। और जो एक्स मतलब कि एक्स आपको वैल्यू दी हुई है, हाँ मतलब कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट की है वो कितनी आती है, एक्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये मतलब कि ब्लॉक को यहाँ पर ब्लॉक को आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मूवमेंट कराई है कुछ फोर्स लगाने के बाद। फोर्स कितना लगाया, फोर्स आपने 24 न्यूटन आपने फोर्स लगाया। अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग में बेसिकली एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, एक तो ये चीज़, दूसरी जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की वो कितनी हो जाएगी। चलो अब यहाँ पर वही लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग पर कितना काम होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। भाई यहाँ पर जो बॉडी है वो मूवमेंट करेगी तो मूवमेंट में क्या हो जाएगा, बॉडी चली तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, गेन होगी क्योंकि मोशन हुआ है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जब स्प्रिंग खींचेगा तो उसमें एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो जाएगा। वही किसके इक्वल होगा, वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो यही सोल्व करना है बस। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट एक्स, मतलब ये एज इट इज मैंने लिख दिया। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक की हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग के केस में, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। बस इसको सोल्व करना है। एफ मेरे पास 10 थी, कितना मूवमेंट मैंने की, 0.5 मूवमेंट मैंने की, हाफ हाफ आ गया, मास 4 kg है, वी की वैल्यू मेरे को नहीं पता, के की वैल्यू 24 थी और एक्स मेरा 0.5 था। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरी वी की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड वैल्यू मेरे आ जाएगी। इस तरीके से सिंपल न्यूमेरिकल मेरे को सोल्व करने हैं। चलो एक और क्वेश्चन आता है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। सेम हमारे पास आई थिंक स्प्रिंग वाला ही है, हाँ स्प्रिंग वाला ही क्वेश्चन है। देखो उसने बोला आप ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जो जिसका मास 2 kg है। चलो हम बना लेते हैं, ये मेरे पास क्या होगा, ब्लॉक जिसका मास 2 kg आता है। हाँ, इज इनिशियली एट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर इनटू द वर्टिकल स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट इतना, मतलब इसको ऊपर से क्या गया, नीचे फेंका गया, ठीक है जी। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपका क्या लगाया हुआ है, ऐसे कुछ स्प्रिंग लगाया हुआ है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग लगाया हुआ है। तो उसको ऊपर से ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी है, एच हाइट आती है, जो कि मेरे को बेसिकली 1 मीटर दी हुई है, मतलब कि हाइट भी दी हुई है। तो उसको इस तरीके से फेंका गया। अब ये उसके ऊपर बाउंस करेगा या देखते हैं क्या। उसने बोला फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 490, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग बी कंप्रेस, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब देखो अगर ये 2 kg का ऑब्जेक्ट इस पर गिरेगा आके तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, मतलब कि पहले यहाँ तक था, ठीक है जी। अब स्प्रिंग आपका मतलब कि इस पर बॉक्स आके गिरेगा, ये ऊपर से ऐसे यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ऐसे फ्री फॉल नहीं होगा, ऊपर से परपेंडिकुलरली नीचे आएगा, बट ये यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ ये एक्स डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अब इसको मेरे को सोल्व करना है कि एक्स की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा भाई, एक्स अगर कंप्रेस हुआ है तो उसके मतलब उसके अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी, इस स्प्रिंग के अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, ये पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के गिरने से, मतलब ये बॉडी ऊपर से नीचे गिरी, ऊपर से नीचे गिरेगी तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, लूज करेगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करेगी उतनी ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्प्रिंग में क्या होगी, गेन होगी। मतलब इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी और इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। यहाँ पर कितनी लूज होगी, यहाँ पर mgh की हेल्प से हम निकाल लेंगे। मतलब इस पॉइंट पर हमारी mgh की वैल्यू जो भी होगी वो हम सोल्व आउट करके निकाल लेंगे। मतलब ये वाली जो लूज, ये लॉस किया है इसने पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स ने, और ये इसने क्या कर ली, गेन कर ली किसने, स्प्रिंग, और ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको देखते हैं अब हम अपना डायरेक्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। मास कितना था, 2 kg था, हाइट 1 मीटर थी और के की वैल्यू मेरे पास ये आती है। अब देखो यहाँ पर जैसी चीज़ मैंने समझाई, स्प्रिंग जो है कंप्रेस कर जाता है, फॉर एग्जांपल एक्स डिस्टेंस पर वो कंप्रेस कर जाता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक गिरेगा। अब जो एच हाइट पे रखा हुआ है, एच हाइट तक तो वो गिरेगा ही, थोड़ा सा वो एक्स तक भी और गिरेगा, क्योंकि वो जो स्प्रिंग है वो थोड़ा नीचे दबेगा तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ग्राउंड के और पास आ जाएगा। अब गेन पोटेंशियल एनर्जी
जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की वो किसके इक्वल होगी, लॉज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी ब्लॉक, दोनों को इक्वल रख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी, एम जी एच प्लस का एक्स, मतलब इस वाले पॉइंट पर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो एम जी एच होगी, और एच यहाँ पर कितनी है, मतलब 1 मीटर तो ऊपर से गिर चुका है और एक्स और गिरना है, तो एच प्लस एक्स वैल्यू हो जाएगी। सारी वैल्यू रख देते हैं। के मतलब हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 490 रख दिया, एम 2 kg था, जी स्मॉल जी 9.8 होता है, हाइट मेरे पास 1 मीटर थी, 1 रख दी, और यहाँ से सोल्व करके मैं क्या निकाल लूँगा, एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। मतलब मेरे पास जो एक्सटेंशन होगा, सॉरी एक्सटेंशन कह रहा हूँ, जो कंप्रेशन होगा वो 0.32 मीटर मेरे पास होने वाला है। इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व आउट करना। जितने भी आपसे सोल्व होते हैं ठीक है, जो सोल्व नहीं होते वो कमेंट बॉक्स में टाइप और क्वेश्चन लिख देना। कोई टाइप आपकी समझ में नहीं आया उसको भी टाइप को बता देना, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट आपका टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आपका जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब कि इसके लिए, इस चैप्टर के लिए, और यहाँ पर इससे कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आते। यहाँ पर सिंपल बेसिकली आ जाते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मीन्स अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन जो एनर्जी और जो मास है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट होते हैं और आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट भी हो सकते हैं बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और यहाँ पर कुछ यूनिट्स आपको याद रखनी है, जैसे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स कन्वर्जन याद रखने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के इक्वल होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल के इक्वल होता है। और ये आपको स्पेशली याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स 1 AMU कितनी एनर्जी को जनरेट करता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जनरेट करता है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, इससे एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से, बस थोड़ा समझने का है इंपॉर्टेंट। चलो उसने बोला हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे, मतलब कि एक दिन में कितना मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10 की पावर 7 किलो वोल्ट। मीन्स वहां पर देखो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 10 टू द पावर 7 किलो वोट पावर को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहां पर मेरे को बताना है कि बेसिकली कितना मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। देखो पावर किसके इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। और एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी बेसिकली आपका जो वर्क है उसके इक्वल होती है। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, मास की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें पावर पता है, पावर कितनी है, 10 की पावर 7 इज इक्वल टू एनर्जी हमें नहीं पता, और टाइम कितना है, टाइम 1 डे है, 1 डे को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आवर इंटू 21 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ से एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास, एनर्जी इज इक्वल टू 864 इंटू 10 की पावर 12। यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं 864 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। और जैसे आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो E की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, E की वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू है, C की वैल्यू क्या होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड वैल्यू होती है। दोनों की क्या कर देंगे, दोनों को सोल्व आउट कर देंगे, मीन्स E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम मास निकालने की कितना मास कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मतलब हम कुछ मास कुछ वहाँ पर बर्न कर रहे हैं, उससे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, उस एनर्जी से क्या हो रहा है, पावर बन रही है। तो उसने वापस कन्वर्जन पूछा है कि जो पावर बनी है वो कितने मास से बनी है। तो मास इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 9.6 ग्राम, मीन्स 9.6 ग्राम से आप कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो, 10.7 किलो वॉट एनर्जी बना रहे हो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि वहाँ पर जो यूरेनियम और जो मतलब कि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है यूज़ होते हैं। ये छोटे से मास से भी, एक न्यूक्लियाई से भी आपका बहुत सारी एनर्जी को मतलब कि बनाते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कुछ इस तरीके से आ जाता है, फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है। व्हेन अ स्लो न्यूट्रॉन, देखो क्वेश्चन आता है, व्हेन अ स्लो न्यूट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट कंटेनिंग यूरेनियम, पर इसको टारगेट किया जाता है न्यूट्रॉन्स को। जो फ्यूजन की रिएक्शन होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग डाटा, मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी एनर्जी रिलीज की गई है। देखो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर E इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। आपको बताना है कितनी एनर्जी रिलीज की गई। अब देखो जितना मास आपका बर्न किया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 1 kg वुड जलाने के से आपको कितनी आपको एनर्जी मिलती है, तो आप देख लोगे 1 kg वुड को जला दोगे, लकड़ी को जला दोगे, और वहां पर कितनी एनर्जी आपको मिली उसको आप मतलब काउंट कर लोगे। तो ऐसे ही उसने पूछा कि ये दोनों को आपको क्या किया, आपने इस पर टारगेट किया, बेसिकली इन दोनों को आपने रिएक्शन कराया और आपके पास ये आपको मिला, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों साइड से मीन्स एनर्जी ऑफ द
रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों मास, दोनों का मास क्या होता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। और अगर उसमें कुछ डिफरेंस आए, मतलब कि वो मास में क्या हुआ है, लॉस ऑफ मास हुआ है, और वो लॉस ऑफ मास ही किस चीज में कन्वर्ट होता है, मतलब मास किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस वाली साइड मतलब कि जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड है इसका हम क्या निकालेंगे, टोटल मास निकालेंगे, और जो प्रोडक्ट वाली साइड है इसका टोटल मास निकालेंगे। मास आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपको U-23592 का मास ये रहा, और 1 न्यूट्रॉन का मास आपका ये रहा, बेरियम का मास ये रहा, आपका क्रिप्टोन का मास आपका ये रहा, और 1 AMU आपको वैल्यू दे रखी है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखो इनिशियल मास हम निकाल लेंगे टोटल प्लस करके, और फाइनल मास हम निकाल लेंगे सबको प्लस करके। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, तो हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास 0.1866 AMU, मतलब इतना क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। और उसने बताया 1 AMU किसके इक्वल है, 931 के इक्वल है, तो 0.1866 AMU किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी सिंपल इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो एक फ्यूजन रिएक्शन से कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो ये बेसिक सा सिंपल मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का न्यूमेरिकल आ जाता है, जहाँ पर आप E = ये वाली E = mc² वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। मीन्स जो आपका मास चेंज हुआ है, मीन्स डेल्टा एम, जो भी मास में चेंज हुआ है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, वो जो मास डिफेक्ट इसको बोलते हैं बेसिकली, जो मास में चेंज आया वो चेंज वाला मास, वो लॉस ऑफ मास किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और सिंपल से ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इन सभी न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व करना। चलो लास्ट इसमें से, आई थिंक ये लास्ट होगा या और कुछ भी आएगा इसमें से, आगे एक और टाइप है। चलो यहाँ पर आ जाता है टाइप 7 जो आ जाता है वो आ जाता है पावर बेस। देखो पावर के बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, और ये सिंपल जैसे आप 9th-10th क्लास में करते आ रहे हैं, पावर के भी उसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर = W/T, या फिर आप लिख सकते हो पावर = F.V के इक्वल आता है, और थीटा = 0 हो तो पावर FV के इक्वल डायरेक्ट हो जाता है। तो सिंपल, इससे कुछ कोई भी हार्ड क्वेश्चन इससे नहीं बनता। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से चीजें समझना। उसने बोला एक कार का मास है जो कि 200 kg है, लिफ्टेड अप टू द डिस्टेंस, जिसको ऊपर उठाया गया 30 मीटर तक बाय द क्रेन इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसको उठा लिया गया। उसने बोला एक सेकंड क्रेन है जो कि उसने सेम काम किया, मतलब कि 2000 kg की कोई कार थी, उसको 30 मीटर तक ऊपर उठाया, उसने 2 मिनट में उठाया। तो आपको बताना है डू द क्रेन कंज्यूम द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल, मतलब कि वो फ्यूल को सेम कंज्यूम करेंगी या फिर ज़्यादा, कोई ज़्यादा करेगा या फिर कोई कम करेगा, ये बताना है। व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द ईच क्रेन, दोनों ने कितनी पावर सप्लाई की। देखो पावर सप्लाई का तो बड़ा सिंपल है, दोनों ने इक्वल ही पावर सप्लाई की होंगी। क्यों, क्योंकि देखो आपका क्या होता है, पावर = क्या होता है, पावर = एनर्जी बाय टाइम होता है। अब जब आपका वर्क डन इक्वल हुआ है, मतलब दोनों ने सेम ही तो काम किया है, तो पावर भी आपकी क्या होंगी, सेम ही होंगी। नेग्लेक्ट द पावर डिसिपेशन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, इसको हटाओ। चलो देखो मास कितना था, 2000 kg था, कितने ऊपर तक उठाना था, S मतलब कि 30 मीटर तक उठाना था। पहली क्रेन को लगी 60 सेकंड, दूसरी क्रेन को लगी 120 सेकंड। अब हम निकाल लेते हैं वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, W = F.S के इक्वल होता है। F यहाँ पर क्या है, mg × h बेसिकली आ जाता है। तो ये दोनों में क्या है, सेम है, दोनों का मास कार का सेम है, दोनों में ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी, और दोनों किस हाइट तक उठाया गया वो भी सेम रहा। तो दोनों क्रेनों ने जो काम किया है वो तो सेम ही किया है। इसी वजह से जो फ्यूल है वो भी दोनों क्रेन क्या लेंगी, सेम ही कंज्यूम करेंगी, चाहे वो 1 मिनट में करे चाहे वो 2 मिनट में उस काम को करें। अब यहाँ पर देख लेते हैं पावर किसने ज़्यादा लगाई। अब पावर किसके इक्वल होता है, पावर = वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब जिस क्रेन ने ज़्यादा टाइम लिया होगा मतलब उसने पावर कम लगाई होगी, जिस क्रेन ने टाइम ज़्यादा लिया उसने पावर क्या लगाई, कम लगाई। और देखो जिस ट्रेन ने टाइम ज़्यादा लिया होगा तो पावर कम, और टाइम कम तो पावर ज़्यादा। सिंपल। अब यहाँ पर जैसे 60 सेकंड वाला कितने पावर जनरेट कर रहा है, 9800, और जो 120 सेकंड वाला है ये पावर जनरेट कर रहा है, ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, क्योंकि पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P = W/T, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। चलो कुछ एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। यहाँ पर आता है अ टर्बाइन पिट्स एट नाइग्रा फॉल्स आर 50 मीटर डीप, मतलब कि जो टरबाइन है वो क्या आ जाती है, 50 मीटर डेप्थ में आ जाती है। मतलब ये बेसिकली हमें दे दी, हाइट दे दी। एवरेज हॉर्स पावर डेवलप्ड इज 500, मतलब वहाँ पर कितनी हॉर्स पावर डेवलप, मतलब कितनी पावर बन रही है, वो 500 HP बन रही है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपल, अपना जूल में पावर है तो वोट में। इफ़ द एफिशिएंसी इज जनरेटर, जो जनरेटर की एफिशिएंसी वो 85% है, मतलब कि अगर उसमें 85% एफिशिएंसी का मतलब क्या आता है कि अगर हम 100 क्या करेंगे उसमें इनपुट डालेंगे तो 85 हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये आपका एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर आता है।
हाउ मच वाटर पासिस थ्रू द टर्बाइन पर मिनट, मतलब कितना पानी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है टर्बाइन से पर मिनट पास हो रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक हमें वॉल्यूम बताना है। एरिया दिया हुआ है इसमें, एरिया तो नहीं दिया होता, नहीं एरिया नहीं है। तो देखो एरिया नहीं है तो वॉल्यूम नहीं हम बता सकते, इसी वजह से हम यहाँ पर मास, मतलब कि हम किस चीज़ में बताएंगे, मास की फॉर्म में बताएंगे। बट मास बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन चलो है भी तो टरबाइन चल रही है नायग्रा फॉल से, तो मास इतना आ सकता है। अब देखो सिंपल चीज़ है, मैं आपको इसी के थ्रू समझाता हूँ। यूजफुल पावर डेवलप्ड, मतलब कि पावर कितनी डेवलप हो रही है, वो 5000 हाउस पावर, मतलब कि इतनी पावर आपकी डेवलप हो रही है। ये सिंपल चीज़ आ जाती है। एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी आपकी 85% है। 85% का मतलब है कि अगर आप 100 इनपुट दे रहे हो तो आपके पास मिल कितना रहा है, आपको 85 आपको मिल रहा है। तो वही है कि 100 आपका इनपुट है तो 85 आपका क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 HP से, तो हमारे पास जो पावर जनरेट है वो कितनी हो जाएगी। ये पावर डेवलप है, मतलब कि इतनी पावर वो डेवलप कर सकता है 5000 हॉर्स पावर। अब वो कर कितनी रहा है, वो 85 उसकी एफिशिएंसी है तो 85% ही करेगा, मतलब आउटपुट अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, इनपुट हमारा आ जाएगा। अब इसको इंटू 5000 हम कर देंगे तो सिंपल सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, इतनी हमारी क्या है टोटल पावर जनरेट हो रही है। अब टोटल वर्क डन बाय द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इन 1 मिनट और 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना होगा। अब आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम। जैसे पावर किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन टाइम कितना, तो यहाँ से वर्क की वैल्यू पावर इनटू टाइम कर देंगे। पावर मेरे पास ये नहीं, टाइम कितना है पर मिनट बताना है, तो इस चीज़ को ही 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास वर्क की वैल्यू आ गई। अब वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है जब बॉडी फॉल करती है तो वर्क होता है mgh के इक्वल होता है। m मतलब मास मेरे को निकालना ही है, वर्क मेरे को पता है, ग्रेविटी की वैल्यू मेरे को पता है। हाइट कितनी थी, हाइट उसने दी हुई थी 50 मीटर, तो यहाँ पर हाइट की जगह 50 मीटर रखूंगा और वर्क की वैल्यू एज इट इज़ रख देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वाटर का जो मास है, जो मतलब कि 1 मिनट में से टरबाइन में से पास हो रहा है कितना पानी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी एनर्जी बना रहा है, जो कि 500 हॉर्स पावर एनर्जी बनाने के लिए तो कैपेबल है, बट बना कितनी रहा है, वो इतनी वैल्यू 85% उसकी एफिशिएंसी है, तो इतनी एनर्जी को वो क्या कर रहा है, इतनी पावर को वो बना रहा है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। चलो कुछ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, वही सिंपल आपके एनर्जी कन्वर्जन, पावर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आ जाता है कोलिजन। कोलिजन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बहुत सिंपल से इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ज़्यादातर इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। बाकी मैंने डेरिवेशन सीरीज में और साथ साथ जो मैंने थ्योरी वाली वीडियोस है, रिवीजन वीडियोस, वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से, इस चैप्टर के सभी टॉपिक अच्छे से समझा रखे। अब देखो यहाँ पर आपके लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। देखो बेसिकली आपके दो तरीके के कोलिजन आ जाते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। देखो दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो तो दोनों में ही सेम रहता है, बट यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में। इनइलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 v2। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो आपकी इनिशियल बॉडी दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दोनों बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला आता है। अगर यहाँ पर 1D मतलब 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो जो वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन, या फॉर्मूले याद रख सकते हो तो उनको याद रख लेना, वरना डायरेक्ट जब आप ये दोनों इक्वेशन लगाओगे तो वहां से भी निकल जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कोलिजन इज गिवन बाय, ये आप याद रखते हो, जो आपका कोफिशिएंट आता है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है, ये डायरेक्ट आप याद रखते हो v1 माइनस का v2 अपॉन u1 माइनस का u2, और दोनों का मॉडुलस, ये आपकी वैल्यू आती है। फॉर अ बॉल रिबाउंडिंग फ्रॉम द फ्लोर, मतलब कि एक बॉल है वो रिबाउंड करेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, v बाई यू आपकी होगी। v मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो टकरा रही होगी, u मतलब आपने उसको किस इनिशियल वेलोसिटी पे छोड़ा था। फॉर अ इलास्टिक कोलिजन, एक इलास्टिक कोलिजन के लिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, वहां पर जो आपकी E की वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल टू 1 होगी। और इन इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो E की वैल्यू होगी वो लेस देन आपकी क्या होगी, 1 होगी। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। बाकी आपका जो मास है वो किलोग्राम में यूज होता है, स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में आपकी यूज होती है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन आपके सिंपल वही 10th क्लास में, और मतलब कि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में भी आते हैं। बस हाँ थोड़ी सी में कैलकुलेशन बड़ी होती है क्योंकि बड़े बड़े फॉर्मूले लगते हैं, बाकी उसमें चीज़ें छोटी छोटी ही होती हैं। जैसे मैं आपको
आपको इसके थ्रू समझाने की सारी चीज़ें कोशिश करूँगा। एक 10 kg की बॉल थी और दूसरी 20 kg की बॉल थी। अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आती हैं। एक की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है पहली वाली की, दूसरी वाली की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आती है। व्हाट आर द देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उनकी स्पीड क्या होगी। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये क्या है, यहाँ से ये देखो दोनों स्पीड है v1 v2, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना आप इस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से u1 u2 आपको पता है, v1 v2 आप निकाल सकते हो, क्योंकि दो इक्वेशन होगी और दो ही वेरिएबल हो गया, वो निकल गया। ये आप ऐसे याद ही कर लो क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट हमने यूज किया, v1 का हमने फॉर्मूला लगाया, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला आता है। देखो ध्यान रखना, अगर v1 निकाल रहे हो तो पहले u1 की मल्टीप्लाई होगी और फर्स्ट में से ही सेकंड में आपका क्या होगा, माइनस होगा, और नीचे तो आप 1 + 2 1 + 2 2 + 1 या कुछ भी आप कर दो तो इसको सिंपल सोल्व करोगे। और अगर v2 निकाल रहे हो तो ध्यान रखना ऊपर क्या होगा, आपका 1 यूज होगा, ये 1 आपका यूज हो रहा है, और नीचे तो 1 2 1 2 ही चलता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने की ट्रिक आती है, बाकी डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, इसमें कुछ भी आपका अलग नहीं आता है, डायरेक्ट इसको आप सोल्व करोगे इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है, उसने बोला अ रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 kg, एक रेलवे कैरेज है जिसका मास इतना आता है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ, इस स्पीड से मूव कर रहा है, कोलाइड करता है कि स्टेशनरी कैरेज से, मतलब कि एक ट्रेन का यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, इससे ये चलता हुआ जा रहा था और ये मतलब कि रुकी हुई चीज़ से, मतलब इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल यहाँ पर रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर आती है। दोनों का कोलिजन होता है, द कैरेज गेट कपल्ड एंड मूव टुगेदर, मतलब कि वो दोनों जुड़ जाते हैं और दोनों एक साथ ही चलने लगते हैं। व्हाट इज द देयर कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन, कॉमन स्पीड आपकी क्या होगी। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। देखो m1 की इतना हो गया, m2 इतना हमारा होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि इसको कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर पर सेकंड में। जो दूसरी हमारी बॉडी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब v1 इज इक्वल टू v2 आपका हो गया। अब देखो आपको पता है बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 और v। देखो जो यहाँ पर हमने फैक्टर था m1 और v1 प्लस का m2 और v2। अब यहाँ पर ये v1 और v2 क्या है, आपस में इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, m1 प्लस का m2 बाय v मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये वैल्यू मेरी यहाँ से इस तरीके से आई है, तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व करूँगा, यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। ये डायरेक्ट मेरे को निकालनी थी। उसने पूछा था व्हाट आर देयर कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन, कॉमन स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड हो जाएगी। अब उसने पूछा व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इज दिस, ये किस टाइप का कोलिजन आता है। अब देखो जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, दोनों कोलिजन में जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व ही रहता है, तो उससे तो हम पता लगा नहीं सकते कि कौन सा है इलास्टिक है इलास्टिक है, हम पता लगाएंगे बाय दी काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वो तो चेंज हो जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, वैल्यू दोनों की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, हम अपना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे आफ्टर दी कोलिजन। और हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन वो ज़्यादा थी, मतलब पहले आपकी कितनी थी, 4,50,000 थी, अब आपकी 2,25,000 काइनेटिक एनर्जी रह गई है। इसका मतलब एनर्जी में कुछ लॉस हुआ है, इसका मतलब जो कोलिजन है वो आपका क्या आ जाता है, इनइलास्टिक कोलिजन आ जाता है। इस तरीके से आपके सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा, बाकी तो सारे सिंपल ही हैं इसमें। देखो उसने बोला एक न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस आपका रेडियम का न्यूक्लियस है जो कि डिकेज टू दिस, मतलब कि वो इतना मतलब इस चीज़ में डिके हो जाता है बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल उसमें से निकलते हैं जिनकी एनर्जी कितनी आती है, 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इफ़ द मास ऑफ, जो रेडियम का मास है वो आपका इतना था स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड द मास ऑफ हीलियम का जो मास है वो 4.003 AMU आपका मास आता है। देन कैलकुलेट द रिकॉइल एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस Rn, मतलब कि इसकी जो डॉटर न्यूक्लियस है Rn, मतलब जो नया बना है उसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। देखो उसको थोड़ा मतलब कि पिक्टोरियल फॉर्म में समझो। तो उसने बोला था कि आपका जो रेडियम है, ठीक है, 226 वाला, वो रेस्ट पे रखा हुआ था और वो डीके कर जाता है। डीके कब होगा, जब उस पर मतलब कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हम क्या कराएंगे, अल्फा पार्टिकल्स उस पर टारगेट कराएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों का क्या हुआ है, एक तरह से
दोनों का कोलिजन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रेस्ट में था पहले, इसका डीके हुआ, डीके होने के बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, R222 में कन्वर्ट हो गया और उसकी यहाँ पर कुछ और काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पर प्लस इसमें से क्या निकला, एक अल्फा पार्टिकल निकला है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या चीज़ आती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, जो भी आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम से अगर हम ज्वाइन करें तो P इज इक्वल टू √2m के इक्वल होती है। एज द मोमेंटम इज कंजर्व, देखो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं यहाँ पर लग रही और कोलिजन में हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो m आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम अपना मास किसका, जो आपका Rn वाला, ठीक है, ये Rn का जो मास है और जो k वैल्यू कांस्टेंट हमारा Rn की हम दोनों रखेंगे इक्वल टू वो होगा कांस्टेंट के इक्वल, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है उसके इक्वल हमारा आएगा। ये दोनों चीज़ें और ये अकेला, इन दोनों का क्या होगा, जो लीनियर मोमेंटम है दोनों का इक्वल होगा। तो डायरेक्ट हमने वैल्यू रख दी, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। k मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो डायरेक्ट आ गई। k मतलब ये हमारा k काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.0866 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, एक बार आप इसको अगर आप चेकआउट भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। बस एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल कम ही आते हैं, वैसे ज़्यादातर आपके जो वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन हो गए, स्प्रिंग कांस्टेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ज़्यादातर ये आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि जो ये आपके कोलिजन हो गए, इससे जो डेरिवेशन है वो ज़्यादा आते हैं और एक टाइप का न्यूमेरिकल इससे बनता है जो कि आपका जो कार कोलिजन वाला है, इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, ये भी आप क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना, जैसे कोलिजन वाले ही हैं सारे, आपके वही फॉर्मूला यूज़ हो गए। सो इस तरीके से आपके सारे जो सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर 5 थे, वर्क एनर्जी पावर से इस तरीके से आ जाते हैं। हमने वर्क के जो भी न्यूमेरिकल्स बनते थे वो भी कर लिए, फिर एनर्जी से जो सारे न्यूमेरिकल बनते थे वो हमने सब कर लिए, साथ साथ जो हमारे पावर से जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे वो भी हमने कर लिए और रिलेटेड टू कोलिजन जो भी सारे न्यूमेरिकल्स टाइप थे वो भी हमने सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड ये जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी और चैप्टर की वीडियोज़ भी चैनल पर, न्यूमेरिकल वीडियोज़, थ्योरी वीडियोज़, रिविजन वीडियोज़ और जो आपकी डेरिवेशन वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर, मतलब कि प्लेलिस्ट और जो पूरी वीडियोस हैं वो चैनल पर पहले से अपलोडेड है। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स आप चेकआउट कर लेना। बाकी आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू करियर एडवाइस, रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे से 1-on-1 ऑन वीडियो कॉल, ऑन कॉल्स भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में।